नमस्कार, स्टेट लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। बात करेंगे बिहार की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र स्थित बापू सभागार में नवनियुक्त 21,391 पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। कार्यक्रम में उपस्थित नियुक्ति पत्र पाने वाले पुलिसकर्मियों ने मुख्यमंत्री का ताली बजाकर आभार प्रकट किया और खुशी जताई। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 24 नवंबर वर्ष 2005 को नई सरकार बनी थी। तब से राज्य में कानून का राज है और राज्य सरकार लगातार विकास के काम में लगी हुई है। हम लोगों की सरकार बनने के पहले पिछली सरकार में क्या स्थिति थी, सभी लोग जानते हैं। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे, विधि व्यवस्था का बुरा हाल था। 24 नवंबर 2005 को राज्य में नई सरकार बनने के समय बिहार पुलिस में कार्यरत बल की संख्या काफ़ी कम थी। उस समय पुलिस में स्वीकृत बल की संख्या लगभग 51,000 थी। इसके विरुद्ध मात्र 42,481 पुलिसकर्मी कार्यरत थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा शुरू से कहना है कि राज्य सरकार में पुलिस बल की संख्या को और बढ़ाया जाए। इसके लिए वर्ष 2006 से ही पुलिस बल की संख्या में लगातार बढ़ोतरी की गई। जो भी विभाग ने किया है और जो कुछ भी हम लोगों ने पुलिस में पहले ही से काम किया, आपको मालूम है कि सबसे पहले हम लोगों ने ये तय किया था 2013 में कि पुलिस में महिलाओं को 35% का आरक्षण दिया जाए। आप जानते हैं पहले क्या स्थिति थी, शुरू में क्या स्थिति थी। जो कुछ भी था पहले, तो हम लोग तो आए थे 24 नवंबर 2005 को यहाँ। अब उसके पहले तो दूसरे का राज था। तो जब हम लोग आए तो आगे तो जो भी काम किए, लेकिन पहले क्या स्थिति थी उस समय। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मतदाता सूची को लेकर बड़ा बयान दिया। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट के निरीक्षण के नाम पर गरीब, पिछड़े और दलित वर्गों के लोगों को निशाना बनाया है। तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर साजिश रचने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि यह सब एक सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है। पहले मतदाता सूची से नाम हटाया जाएगा, फिर लोगों की पहचान पत्र रद्द होंगे, इसके बाद राशन कार्ड और पेंशन जैसी योजनाओं से लोगों को बाहर किया जाएगा। तेजस्वी ने सवाल उठाया कि जब इसी वोटर लिस्ट पर लोकसभा चुनाव कराया गया तो फिर बिहार विधानसभा चुनाव इसी सूची पर क्यों नहीं हो सकता। उन्होंने ये भी कहा कि अब राज्य के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं, तब लोग अपनी जान बचाएं या चुनाव आयोग को दस्तावेज दिखाएं। कि चुनाव आयोग को कागज ढूंढ ढूंढ करके लोग देगा, ये सवाल पैदा होता है। कई नदियां में पानी जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है, कई जगह अलर्ट किया गया है। और इस मॉनसून के समय क्या लोगों के पास इतना समय है कि चुनाव आयोग को अपना कागज देगा। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण बात है, लगभग आज से ये कार्य जो है शुरू कर दिया गया है। 90% से अधिक डीईओ, ईआरओ है, उनके पास 2003 का मतदाता सूची भी उपलब्ध नहीं होगा, जिसके आधार पर वो ये कार्य करेंगे। यानी अभी तक उन लोगों को वो मतदाता सूची जो है उपलब्ध भी नहीं कराया गया है और काम जो है शुरू करा दिया गया है। बिहार के भागलपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट पर जमकर प्रदर्शन किया। बता दें आपको, प्रदर्शन का मुख्य मुद्दा था भागलपुर एयरपोर्ट से आज तक कोई व्यावसायिक विमान सेवा शुरू नहीं हो सकी है। प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं ने बताया कि साल 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी एयरपोर्ट से घोषणा की थी कि जल्द ही भागलपुर से विमान सेवा शुरू की जाएगी, लेकिन आज तक ये वादा सिर्फ अधूरा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि भागलपुर एयरपोर्ट सिर्फ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के विशेष विमानों के लिए आरक्षित है। आम जनता को अब भी उड़ान की सुविधा नसीब नहीं हो सकी है। इस मामले को लेकर प्रदर्शन के दौरान जोरदार नारेबाजी भी की गई। भागलपुर स्मार्ट सिटी उड़ान भरने को तैयार है, कमी है तो सिर्फ प्लेन और रनवे की। बताते चले आपको, भागलपुर हवाई अड्डे पर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का मुख्य मुद्दा था
भागलपुर एयरपोर्ट से आज तक कोई व्यावसायिक विमान सेवा शुरू नहीं हो सकी है। प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं ने बताया कि साल 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी एयरपोर्ट से घोषणा की थी कि जल्द ही भागलपुर से विमान सेवा शुरू की जाएगी, लेकिन आज तक यह वादा सिर्फ अधूरा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि भागलपुर एयरपोर्ट सिर्फ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के विशेष विमानों के लिए आरक्षित है। आम जनता को अब भी उड़ान की सुविधा नसीब नहीं है। इस मामले को लेकर प्रदर्शन के दौरान जोरदार नारेबाजी भी की गई। भागलपुर स्मार्ट सिटी उड़ान भरने को तैयार है, कमी है तो सिर्फ प्लेन और रनवे की। भागलपुर में निगम कर्मी प्रेमराज ने अपनी पत्नी संजुला को 8 बार चाकू गोदकर हत्या कर दी। मामला जोगसर थाना क्षेत्र के कोयला घाट का है। दरअसल संजुला का पति संजुला से लगातार पैसों की मांग कर रहा था। पैसे नहीं देने पर वह मारपीट करता था। प्रेमराज के कई लड़कियों के अवैध संबंध भी हैं, जिसे लेकर अक्सर घर में विवाद होता था। मायके वालों के पास प्रेमराज और कथित 1 दर्जन से अधिक प्रेमिका का साथ वाली फोटो भी है। इसी विवाद में गुरुवार को जब संजुला अपने बच्चों को स्कूल ले जाने गई थी, तब प्रेमराज ने बार बार फोन कर उसे घर बुलाया। जैसे ही संजुला घर पहुंची, वहां ननद ममता कुमारी उससे उलझ गई। इसके बाद संजुला के साथ उसके ससुर रामचंद्र यादव, सास मुक्ति देवी और पति प्रेमराज ने मिलकर कमरे में बंद कर उससे पहले उसकी पिटाई की। फिर प्रेमराज ने शरीर के विभिन्न हिस्सों में 8 बार चाकू मारा। घायल का भाई युवराज यादव ने आरोप लगाया कि मारपीट के बाद फंदे से लटकाने की भी प्लानिंग थी। घटना की जानकारी संजुला ने अपनी मां मंजू देवी को दी। सूचना मिलने पर मां मंजू देवी और भाई युवराज यादव मौके पर पहुंचे। तब ससुराल वालों ने मंजू देवी के साथ मारपीट की। मुंगेर में दबंगों का कहर देखने को मिल रहा है। बता दें, खबर मुंगेर जिले के सफिया सराय थाना गौरीपुर से है, जहां आपसी रंजिश में दबंगों ने एक ही परिवार पर हमला कर बुरी तरह से घायल कर दिया। पीड़ित परिवार के लोग घर में खाना खा रहे थे, तभी गौरीपुर गांव के ही पड़ोसी पुरानी जमीनी विवाद को लेकर गाली गलौज करते हुए हाथ में लोहे की रॉड और लाठी डंडे लेकर पूरे परिवार पर हमला कर दिया। पीड़ित मंतोष कुमार के सिर में 20 टांके लगे और उनके पिता के सिर में 10 टांके और उनके बड़े भाई संतोष कुमार के सिर में 12 टांके लगे। इतना ही नहीं, महिलाओं को भी बुरी तरह से पीटा गया, जिसमें मंतोष की मां की नाक में गहरी चोट लगी है। बात करेंगे झारखंड की। झारखंड के मुक्ति मोर्चा के संस्थापक और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की हालत नाजुक बताई जा रही है। उनका इलाज राजधानी दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में चल रहा है। आईसीयू में भर्ती शिबू सोरेन की हालत में सुधार न होने के कारण दिल्ली में पहले से मौजूद उनके बेटे और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया, जिसमें प्रभु जगन्नाथ से उनके शीघ्र स्वस्थ होने की भी प्रार्थना की है। जेएमएम महासचिव विनोद पांडे के अनुसार ब्रेन स्ट्रोक के आने के बाद दिशोम गुरु के शरीर का बायां हिस्सा पैरालाइज हो गया, जो पहले से किडनी और हार्ट संबंधित बीमारियों से ग्रसित है। इसी बीच शिबू सोरेन की सेहत में सुधार की कामना करते हुए राजधानी रांची में झामुमो के अलावा विपक्षी दलों में भाजपा से लेकर आजसू तक ने हेल्थ बुलेटिन जारी करने की मांग उठा दी है। साथियों जोहार। आप सबको पता है आज भगवान जगन्नाथ जी का रथ यात्रा महापर्व है। हर साल मैं वहां उपस्थित होता था। इस साल आदरणीय गुरु जी के अस्वस्थ होने की वजह से आज इस यात्रा में शामिल नहीं हो पा रहा हूं। मैं भगवान जगन्नाथ जी से प्रार्थना करता हूं कि आदरणीय दिशोम गुरु जी जल्दी से स्वस्थ हों, हम लोग के बीच में हमेशा की तरह आशीर्वाद बनाए रखेंगे। और आप सब लोगों को भगवान जगन्नाथ जी के इस यात्रा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जोहार। आपातकाल को लेकर झारखंड में सियासी गहमा गहमी का माहौल है, अब भी बरकरार है, जिसे लेकर अब
राज्य सरकार के मंत्री से लेकर महासचिव तक भाजपा और केंद्र सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। दरअसल कल राजधानी रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में एक बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस के साथ साथ हेमंत सरकार को अपने निशाने पर लिया था और ये कहा था कि झामुमो देश में आपातकाल लगाने वाली कांग्रेस के साथ सरकार चला रही है। इसी कड़ी में पत्रकारों से हुई बातचीत में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका सिंह ने गिरिराज सिंह के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। इस दौरान मंत्री को भाजपा के आरोपों से जुड़े सवाल पर अपना अलग रवैया अपनाते हुए देखा गया। तो वहीं झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडे ने केंद्रीय मंत्री और भाजपा के आरोपों के खिलाफ कड़ा संदेश देते हुए कहा कि वे अपनी सांप्रदायिक राजनीति को झारखंड की धरती से दूर रखें। मस्जिदों से उनके लिए आवाज जाए, फतवा जारी हो, लेकिन इमरजेंसी में मस्जिदों को तोड़ा गया, मंदिरों को तोड़ा गया, नसबंदी कराया गया। और लगभग 77,000 लोग विस्थापित हुए मस्जिदों के कारण। राजधानी रांची में सरकारी स्कूलों में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करा रहे जिला प्रशासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए जिला शिक्षा अधीक्षक डीएससी ने हमारी संवाददाता तृप्ति सिंह से खास बातचीत की। बता दें, इस दौरान उन्होंने डीसी ऑफिस द्वारा चलाए जा रहे स्पेशल ऑनलाइन क्लास के बारे में विस्तार से जानकारी दी। रांची की शिक्षा व्यवस्था के बारे में, राजधानी रांची के शिक्षा के स्तर के बारे में हम जानकारी लेंगे जिला शिक्षा अधीक्षक बादल जी से। तो सबसे पहले चैनल में हम उनका स्वागत करेंगे। तो स्वागत है मेरे चैनल में। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। सर, क्या कहना चाहेंगे कि रांची का जिस तरह जिम्मेदारी आप करें, रांची के बच्चों के लिए आप किस तरह का काम कर रहे हैं, खासतौर पर बेसिक लेवल पर क्या काम है, इस बारे में जानना चाहेंगे। इस व्यवस्था को जो लोग चला रहे हैं उसमें 80 से 90% लोग इसी सरकारी स्कूलों से ग्रूम होकर पढ़कर आगे निकले हैं। हाँ, इस बीच सरकारी स्कूलों ने अपनी गरिमा को, चमक दमक को खोया है। कारण बहुत सारे हैं। अब हमारी जिम्मेदारी है कि उस चमक दमक, गरिमा और भरोसे को वापस ऐसा क्या किया है जो अब थोड़ा बदलाव नजर आ रहा है? उपस्थिति को बढ़ाने के लिए सिटी बचाओ कार्यक्रम 2.0 के नाम से दोबारा शुरू की गई और मैं आपको रिकॉर्ड के साथ बता सकता हूँ प्री बोर्ड में बेहतर उपस्थिति के साथ हम लोगों ने बच्चों को पूरा अनुभव दिया, जैसे जैक में होता है OMR शीट पे सभी क्वेश्चन बना के। और उसके बाद हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए वीक ट्रेनिंग्स को, उनको 1-1.5 महीने हम लोगों ने स्पेशल फोकस के साथ क्लासेस करवाई। रिजल्ट आपके सामने है। रांची जिला 97.71% के साथ सेकंड पोजीशन पे और सिर्फ 0.0 झारखंड का बेसिक इस चीज़ का नॉलेज देने के लिए आपने कुछ नया शुरू किया, उस पर आपका अभी आपने बोला ना कि बिहार से सबसे ज़्यादा IAS निकलते हैं और वो एक ऐसी एक ऐसा फील्ड है जिसको अचीव करने के लिए आपको अवेयर होना पड़ेगा और करिकुलर एक्टिविटीज़ में इंक्लूड कर दिया है। और इस तरह के सामान्य ज्ञान के प्रश्न हर महीने 50 इसी ऑफिस से मैं खुद तैयार करके इनको भेजता हूँ। यूट्यूब के माध्यम से उन क्वेश्चंस के वीडियोस बनवाता हूँ जहाँ पे विजुअल्स के साथ ये क्वेश्चंस बच्चों को रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों के सामने। चैनल का काफ़ी योगदान रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो हमने यहाँ जिला शिक्षक अधीक्षक श्री बादल जी से बात की और आत्मविश्वास से लबरेज नजर आया श्री बादल जी, जिन्होंने बताया कि रांची की शिक्षा व्यवस्था की सरकारी स्कूलों बच्चों को किस तरीके से इससे सहायता मिलेगी, इस पर चर्चा होती रहेगी। फिलहाल के लिए कैमरामैन दीपक के साथ APN न्यूज से तृप्ति। झारखंड में मानसून अब पूरी रफ्तार के साथ लगभग सभी जिलों में लगातार नजर आ रहा है। बता दें, बीती रात राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया। तो वहीं आज भी राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार झारखंड के पूर्वी हिस्से में समुद्र तल से करीब 3.1 किलोमीटर ऊपर एक सक्रिय निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसी क्रम में निदेशक अभिषेक आनंद ने राज्य में 2 जुलाई तक हर दिन बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। और शेष कोई वैसी बात नहीं। हम लोग थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो, क्योंकि अब थोड़ा थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग का थोड़ा खतरा रहता है, उस समय जाने से, बाहर जाने से बचे, सुरक्षित स्थान पे हम लोग रह सकते हैं। साथ में जैसे भारी बारिश वाली चीजें हैं
तो जब बहुत जरूरी ना हो तो थोड़ा सा उस समय निकलने से बचें या सावधानी से जाएं, थोड़ा सा ध्यान देते जाएं कि पेड़ वेड़ गिरने वाली क्या संभावना है वहाँ उस रास्ते से थोड़ा सा हम लोग बच के जाएं। तो थोड़ा सा कॉशियसली अगर हम लोग ट्रेड करेंगे तो इन सब चीज़ों से निकल पाएंगे। और हमारे सारे स्टेक होल्डर्स, चाहे रेलवे हो, एयरलाइंस हो, किसान भाई हैं, तो सब लोग ये जानकारी पाके अपने हिसाब से तैयारी करते हैं। और जो विभाग हैं, सरकारी विभाग हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो भी अपनी तैयारी करते हैं। ये सारा डेटा हम लोग सबके साथ में साझा करते हैं। चतरा में वन विभाग ने गुरुवार देर रात बड़ी कार्रवाई करते हुए चतरा बगरा मार्ग स्थित चेकनाका के पास से अवैध कोयला लदे 10 हाईवा वाहनों को जब्त किया। इन वाहनों के साथ एक कार को भी जब्त किया गया जो इन ट्रकों को स्कॉट कर रही थी। मौके से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जब्त सभी हाईवे में कुल 300 टन अवैध कोयला लदा हुआ था, जिसे बिहार के औरंगाबाद जिले के मदनपुर ले जाया जा रहा था। सभी वाहनों को वन विभाग कार्यालय परिसर में खड़ा कर दिया गया है। वन विभाग को यह सूचना दक्षिणी वन प्रमंडल पदाधिकारी मुकेश कुमार को मिली थी कि आम्रपाली कोल खदान से अवैध रूप से कोयला उठाकर चतरा मार्ग से बिहार भेजा जा रहा है। है कि वन प्रमंडल पदाधिकारी चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल श्री मुकेश सर को यह सूचना मिला था कि अवैध रूप से कोयला लाद करके बगरा की ओर 10 से 15 गाड़ी जा रहा है। सूचना के बाद तुरंत जो है कि एक टीम का गठन किया गया और बगरा हम लोग को चिकनाका चतरा में है, वहाँ पर चेकिंग लगाया गया। उधर से जाने वाले 8-9 गाड़ी एक ही साथ था, सभी उसके साथ एक स्कॉट करके ला रहा था। वो लोग जब गाड़ी को रोका गया सभी लोग अपने अपने गाड़ी छोड़ करके भागने लगे। बेरमो में रथ यात्रा का आयोजन किया गया। बता दें, बेरमो में 4 नंबर लाल ग्राउंड के समीप हनुमान मंदिर के पास उत्कल समाज पूजा समिति द्वारा तीसरी बार श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभु रथ यात्रा मेला एवं पूजा महोत्सव का आयोजन किया गया। पुजारी भानु प्रताप दुबे ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और हवन कराया। फिर भोग तथा प्रसाद का भी वितरण किया गया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबरों पर। बीजापुर में 13 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। बता दें, बीजापुर में 23 लाख रुपए के इनामी सहित कुल 13 माओवादियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्य धारा में जुड़ने वाले सभी माओवादियों को प्रोत्साहन स्वरूप 50-50 हजार रुपए का चेक भी प्रदान किया गया। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों में पश्चिम बस्तर डिवीजन के अंतर्गत कंपनी नंबर 2 की पार्टी सदस्य धमतरी गरियाबंद, नुआवाड़ा डिवीजन के अंतर्गत PPCM के MMS अध्यक्ष, LOS सदस्य, AOB डिवीजन के अंतर्गत PLGA सदस्य, मिलिशिया प्लाटून सदस्य सहित कोंडापल्ली RPC, पेदद कोरमा RPC के अन्य सदस्य शामिल हैं। आज बीजापुर पुलिस, CRPF एवं कोबरा के संयुक्त प्रयासों से 23 लाख रुपए के इनामी कुल 13 माओवादियों के द्वारा शासन की नियंत्रण नीति एवं अन्य विकास योजनाओं से प्रभावित होकर बीजापुर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया है। आत्मसमर्पित नक्सलियों में पश्चिम बस्तर डिवीजन अंतर्गत कंपनी नंबर 2 के सदस्य के साथ ही साथ धमतरी गरियाबंद नुआवाड़ा डिवीजन में ACM सदस्य के साथ ही साथ LOS सदस्य एवं AOB डिवीजन के अंतर्गत PLGA सदस्य शामिल हैं। राजधानी रायपुर के ग्राम फुंडहर के किसानों ने हीरा ग्रुप से जुड़े रितेश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए। किसानों का कहना है कि वह शासन प्रशासन पर दबाव बनाकर उनके पैतृक मकानों को तोड़ने की साजिश रच रहा है। इनका आरोप है कि रितेश कुमार अपनी जमीन से रास्ता निकालने के लिए उनके और उनके आसपास के किसानों के घरों को छल कपट और दबाव के जरिए तुड़वाना चाहता है, जिससे एक विशेष व्यक्ति को लाभ पहुंचाया जा सके। पीड़ित परिवारों ने बताया कि उनका परिवार लगभग 30 वर्षों से उसी भूमि पर मकान बनाकर निवास कर रहा है जो उनकी पैतृक संपत्ति है। सूरजपुर में एक और जिला प्रशासन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शाला प्रवेश उत्सव मना रही है, तो वहीं कई स्कूल ऐसे हैं जहां के बच्चे नदी नाले पार कर स्कूल जाते हैं,
जिले का चांदनी बिहारपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत महूली के पहाड़ा पारा में प्राथमिक शाला है जो दोनों ओर से नदी से घिरी हुई है। एक ओर बेवदी नदी, वहीं दूसरी ओर तरफ बगबुड़वा नदी है। हाल ही में हुई बरसात से यहाँ के नदी नाले उफान पर हैं। स्कूल खुलने के बाद यहाँ के पढ़ने वाले बच्चे जान जोखिम में डालकर उफनती नदी पार कर स्कूल आते जाते हैं। बात करेंगे महाराष्ट्र की 10वीं पास लड़के ने रैकेट बनाकर महाराष्ट्र के नागपुर में रहने वाले लड़के से 50 लाख रुपए ठग लिए। अब नागपुर पुलिस ने बिहार के पूर्णिया जिले में रहने वाले 20 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है। ये पूरा मामला नागपुर का है, जहां एक लड़का निजी कंपनी में काम करता था। इस दौरान उसे इंस्टाग्राम पे एक पेज दिखा और उसने पेज को लाइक कर दिया। पेज लाइक करने के बाद लड़के से उसका मोबाइल नंबर मांगा गया और व्हाट्सएप के जरिए कई दिनों तक नागपुर के लड़के और एक लड़की की बातचीत होती रही। लड़की ने खुद को दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा बताया और कई दिनों की बातचीत के बाद नग्न फोटो का आदान प्रदान भी हुआ, जिसके बाद इस रैकेट के मास्टरमाइंड सुरेंद्र ने नागपुर के लड़के को फोटो वायरल करने की धमकी दी और उसके नग्न वीडियो उसे ही पोस्ट कर दिया, जिसके बाद सेक्स टॉरेशन के जरिए करीब 49,34,000 रुपये नागपुर के लड़के से ठग लिए गए। बोईसर में एक दुखद घटना सामने आई है, बता दें, जिसमें गड्ढे के पानी में तैरने गए 4 बच्चों में से 3 बच्चे के डूबने से दुखद मृत्यु हो गई। मृतकों में एक ही परिवार के 2 सगे भाइयों का समावेश होने के कारण पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। बता दें, नर्मदापुरम के करीब 700 साल पुराने जगदीश मंदिर से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। यह यात्रा शुक्रवार शाम 5 बजे जगदीश मंदिर से शुरू होकर सर्राफा चौक, मोरछली चौक और अस्पताल चौक होते हुए देर रात महावीर टॉकीज पहुंची, जहां रात्रि विश्राम हुआ। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलदाऊ और बहन सुभद्रा के साथ भक्तों को दर्शन देने नगर में निकले। देखिए, आज से भगवान 15 दिन अस्वस्थ, मैंने 16 दिन इलाज किया भगवान का वैद्य के रूप में, करीब 20-25 साल से करके आ रहा हूँ और कल स्वस्थ हो गए। आज अभी थोड़ी देर पहले यात्रा निकली है। अब ये यात्रा यहाँ से प्रारंभ हो गए और जो मार्ग निश्चित है पूरे वर्षों के साथ से, उन मार्ग से होते हुए और रात तक ये जनकपुरी, जो कि अभी वहाँ पर इतवारे बाजार में जनकपुरी कहलाता है, कोई पुराना जनकपुरी, उसको बीच में भी वो बन गया था, वहाँ पर उनको तो वो टाकी बन गया था, वहाँ पर जाकर रुके थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।